आई थिंक यस बैंक के क्राइसिस को फिलहाल 5 साल हो चुके हैं। क्राइसिस के पहले तक यस बैंक एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कंपनी थी, तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी थी। क्राइसिस के पहले स्टॉक का प्राइस जो है वो 400 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। बट यस बैंक के लिए वो क्रैश इतना हॉरिफिक था कि स्टॉक प्राइस 400 के आसपास से सीधा 20-30 के आसपास हो गया। वहां तक जो हुआ ठीक है, काफी डिस्टर्बिंग था। बट क्वेश्चन ये है कि आज इस मैटर को 5 साल से ज्यादा हो चुका है और स्टॉक प्राइस जो है वो अभी भी 20-30 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ आ क्यों नहीं रही है। तो एक्चुअली इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या थे और कितने वैलिड थे, एंड ग्रोथ के कितने अभी चांसेस हैं, जो क्राइसिस के पीछे मेन रीजंस हैं वो कहाँ तक रिकवर हुए हैं। इन सभी पॉइंट्स को लेकर एक क्लैरिटी लेते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि बैंक के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अभी स्टैंड कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में देखते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली 2020 में। तो यस बैंक ने रैपिड एक्सपेंशन के चक्कर में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिस्की कॉर्पोरेट कंपनीज को बांट दिया था, लाइक जैसे डीएचएफएल, अनिल अंबानी ग्रुप, कॉक्स एंड किंग्स, जेट एयरवेज एंड एसएल ग्रुप। अब ये नाम सुन के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जितने भी नाम हैं ये सारे एक समय पे डिफॉल्टेड नाम थे, जिस वजह से यस बैंक का एनपीए उस टाइम पर 16-17% के अराउंड चला गया था। तो इस काम को राणा कपूर ने अंजाम दिया था, जिसके लिए उन्होंने ब्राइब वगैरह भी ली थी एंड मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस में फंसे थे, जिसमें उनका पर्सनल बेनिफिट था, यानी कि फैमिली बेनिफिट था। तो ये हुआ था उस टाइम पे। अब इसके बाद क्या हुआ, तो एक बैंक की जो सबसे बड़ी गुडविल होती है वो है ट्रस्ट, जो कि यस बैंक ने लूज कर दिया था। इस वजह से पब्लिक ने अपनी डिपॉजिट्स बैंक से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि आरबीआई ने एक सर्टेन कैपिंग वगैरह जो है लगाई थी कि कोई भी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं निकाल सकता है, बट फिर भी लिक्विडिटी ना होने की वजह से बैंक का जो पूरा बिजनेस है, जो फाइनेंशियल्स है, जो उनकी जो रेशियोज हैं, जो मैथमेटिकल्स है, सब कुछ हैम्पर हो गया था। तो एक्चुअली ये हुआ था इवेंचुअली उस वक्त। फिर आया आरबीआई बीच में। उन्होंने नया मैनेजमेंट अलॉट किया, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इन सभी बैंक्स को यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को कहा, ताकि यस बैंक के पास एक इनफ कैपिटल बेस बन सके। और यहीं से स्टार्ट हुई पहली प्रॉब्लम। नो डाउट कैपिटल आने से बैंक का जो बिजनेस है, जो परफॉर्मेंस है, वो बेटर होने लगा। बट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इन्वेस्टर्स के एंगल से। स्टॉक प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है उस एंगल से, क्योंकि यस बैंक ने बिलियंस ऑफ नए शेयर्स अलॉट किए थे इन बैंक्स को, उन्होंने जो कैपिटल लगाया था उसके बदले में, जिस वजह से ओवरऑल शेयर होल्डिंग जो है वो एक्सट्रीमली डाइल्यूट हो गई थी। इवेंचुअली अर्निंग पर शेयर हद से ज्यादा कम हो गया। अब आज की डेट में भी जब स्टॉक प्राइस 20 के अराउंड है, फिर भी ईपीएस इतना कम है कि स्टॉक जो है वो हायर वैल्यूएशन में काउंट होता है। तो इन शॉर्ट अभी भी काफी टाइम लगेगा। तो ये है पहला रीजन। सेकंड रीजन है 81 बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स हैं जिसे अर्लियर डेज में बैंक ने इशू किया था, यस बैंक ने। बट 2020 क्राइसिस आने के बाद आरबीआई एंड यस बैंक ने मिल करके इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया था। बट बॉन्ड होल्डर्स ने आरबीआई के इस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने इस राइट ऑफ को गलत बताया। देन यस बैंक एंड आरबीआई इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। अब आज की डेट में भी ये मैटर जो है वो कंटिन्यू है। तो जो बड़े बड़े फंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये सबसे बड़ा डर है कि डिसीजन अगर यस बैंक के फेवर में नहीं आया तो। और ये डर बड़ा इसलिए है क्योंकि उन बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो है 8,415 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर यस बैंक के फेवर में डिसीजन नहीं आया तो ये अमाउंट यस बैंक का जो कैपिटल है उसे खा जाएगा। देन थर्ड रीजन है सिक्योरिटी रिसिप्ट। बैंक ने 48,000 करोड़ के बैड लोन्स एआरसी एजेंसीज को दे दिया है, मतलब रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं उनको। बदले में वो एआरसी क्या करते हैं कि बैंक को प्रॉमिस लेटर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट। तो ये है वो। अब इस 48,000 करोड़ में से कितना अमाउंट रिकवर होता है उसकी कोई खास गारंटी नहीं होती है। तो एक पॉजिटिव अपडेट बैंक की तरफ से अभी ये आया है, नो डाउट, कि ये जो अमाउंट है 48,000 करोड़, इसको कंपनी ने फुल्ली प्रोविजन कर लिया है। मतलब कल को अगर ये पूरा पैसा डूब जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोविजन करके रखा है ऑलरेडी कंपनी ने। बट टेक्निकली ये जो 48,000 करोड़ है वो अभी भी स्टैंड कहाँ करता है, बैंक की एसेट साइड में। तो अगर आने वाले समय में अगर फुल लॉस होता है तो बैंक की जो नेटवर्थ है वो बुरी तरह अफेक्ट होगी, क्योंकि नेटवर्थ मतलब क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट में से 48,000 करोड़ जो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये कुछ मेन रीजंस थे। अब स्टार्टिंग में हमने देखा कि एसबीआई जैसी बैंक्स ने फोर्सफुली यस बैंक को बचाने के लिए कैपिटल इन्फ्यूज किया था आरबीआई के कहने पर। तो प्रॉब्लम ये है कि आज भी एसबीआई के पास यस बैंक में 24% स्टेक है, और 2024 से ऐसी बात चल रही है कि एसबीआई अपना स्टेक जो है वो बेचेगा। तो अगर सडनली ऐसा कुछ होता है कि एक बड़ा बायर अपना स्टेक सेल करता है, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज होगी, एक नेगेटिव सिग्नल की तरह काम करेगा। एंड इमीडिएटली अगर कोई बायर कंफर्म नहीं होता है तो सेलिंग प्रेशर बहुत बढ़ेगा। फिलहाल देखा जाए तो बैंक का जो आरओ है, रिटर्न ऑन एसेट, आरओसी एंड आरओई, ये भी काफी कम है। और ये तीनों पैरामीटर्स बैंक की प्रॉफिट एबिलिटी को शो करते हैं, जो कि काफी कम है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से बैंक का जो प्राइस है वो बढ़ नहीं पा रहा है। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा बैंक के कंट्रोल में नहीं है।
लाइक जैसे बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, या फिर 48,000 करोड़ में से कितना रिकवर होगा, ये सब बैंक के कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं है। जो चीजें बैंक के कंट्रोल में है उस पर इन्होंने बहुत अच्छे से रिकवरी की है। लाइक जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। ग्रॉस एनपीए 16 से 1.6% हुआ है, नेट एनपीए 5 से 0.3% हुआ है, टोटल डिपॉजिट्स 2.5 गुना बढ़े हैं, मतलब 2020 के कंपैरिजन में। ईयर ओवर ईयर इंप्रूवमेंट देखें तो डिपॉजिट 2.84 लाख करोड़ है, जिसमें कि 6.8% की ग्रोथ है। कासा रेशियो 34.3% है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 67.3% है। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये नंबर 75% था, तो अच्छी खासी ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% से 2.5% हुआ है। तो फाइनल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जिन नंबर्स पर बैंक का कंट्रोल ज्यादा है वहां बैंक ने अच्छी ग्रोथ की है, एंड जहां बैंक का कंट्रोल कम है वहीं पे मेन रिस्क है, जिस वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है। ओवर द टाइम सिचुएशन जो है वो चेंज होगी, क्योंकि जो कंट्रोलेबल नंबर्स हैं वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे, तो एक समय के बाद जो अनकंट्रोलेबल नंबर्स है उस पर जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ेगा डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, एंड डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो मैनेज करना ईजी हो जाएगा। तो ये थी यस बैंक की एक क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग क्यों स्टॉक का प्राइस बढ़ नहीं रहा है। तो फाइनली अगर ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे प्लीज लाइक करना, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना।